नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं, वे किसान अपने खाली पड़े खेतों में कम खर्चे में तारामीरा की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है, तो इसके लिए वर्षा की नमी को संरक्षित करते हुए तारामीरा की बुवाई कर सकते हैं। तो अधिक पैदावार लेने के लिए किस प्रकार से करें तारामीरा की उन्नत बुवाई, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, इस समय तारामीरा की बिजाई का भी उचित समय चल रहा है। तारामीरा अगर अपने पास कंजर्व मॉइस्चर है, आखिरी जब बारिश हुई थी उस समय अपन ने गहरी जुताई कर करके और पाटा लगा करके खेत को रखा हुआ कंजर्व मॉइस्चर है, तो उसमें अपन तारामीरा की अच्छी तरह से बिजाई कर सकते हैं। ये तारामीरा की बिजाई का श्रेष्ठ टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में, जहां अन्य फसलें सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हों, वहां तारामीरा की खेती आसानी से की जा सकती है। खरीफ की चारे, उड़द, मूंग, मक्का, ज्वार, बाजरे की फसल लेने के बाद यदि नमी हो तो एक हल्की जुताई करके सफलतापूर्वक इसे बोया जा सकता है। तारामीरा हेतु हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। अम्लीय एवं ज्यादा क्षारीय भूमि इसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं रहती है। जहां तक संभव हो वर्षा ऋतु में तारामीरा की बुआई हेतु खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दीमक और जमीन के अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व जुताई के समय क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर जुताई करें। तारामीरा की किस्मों की अगर हम बात करें तो RTM 2002, RTM 314, RTM 1351 जो कि जोबनेर तारा के नाम से भी जाना जाता है, और RTM 1355 जिसको कि ज्वाला तारा के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिनकी बिजाई करने से आप अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तारामीरा के लिए जो खेत तैयार करने की बात है तो हम इसको रेनफेड में अच्छी तरह से ले सकते हैं। रेनफेड के लिए आपको पड़ेवे की ज़रूरत नहीं है, कंजर्व मॉइस्चर के ऊपर ही कर सकते हैं। और इसमें जो है पोषक खाद और उर्वरकों की बात करें तो आपका अगर किसी खेत में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डाली हुई है तो आपको खड़ी फसल में किसी तरह के पोषक तत्व या फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर सरसों की आधी मात्रा, यानी कि आधी मात्रा में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे फास्फोरस वही सिंगल सुपर फास्फोरेट के से ही दिया जाए, और 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जिप्सम अगर दे दें तो तारामीरा की अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो बीज भी 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा डालें। इससे अधिक बीज ना डालें। इससे अधिक बीज डालने से गहरी फसल होगी और आपकी पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए बीज की मात्रा 4 किलो ही इसके लिए रखें। बुआई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। बारानी क्षेत्र में तारामीरा की बुआई का समय मिट्टी की नमी व तापमान पर निर्भर करता है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इसकी बुआई 15 सितंबर से अक्टूबर तक कर दें। बीज कतारों में बोएं और कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। तारामीरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई करें। यदि पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई 20 से 25 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर कर दें। खरपतवार के लिए जैसे कि रेनफेड क्रॉप है तो इसमें खरपतवार की ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। और आप जो है सिंचाई अगर कहीं करते हैं तो एक वीडिंग जरूर करवा दें ताकि रबी का सीजन में आपके खरपतवार की वजह से फसल में पैदावार पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों में यदि ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका प्रयोग हमारे ज्यादातर किसान भाई करते हैं। लेकिन इसके प्रयोग करने से पहले
और प्रयोग के बाद वे इसके रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ट्रैक्टर में डीजल की अधिक खपत और जल्द खराब हो जाने की वजह से मरम्मत पर खर्च भी अधिक होता है। तो आप किस तरह से करें ट्रैक्टर की देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सतीश शर्मा। जैसा कि आज का विषय है ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगले पहिए में ट्रैक्टर में हवा का जो दबाव है वो जो है ज़्यादा PSI होता है, अधिक रखा जाता है। पिछले पहिए में हवा का दबाव कम रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खिंचाव वाला कार लेते हैं और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए, जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। इसके अलावा आप जो डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी कोई दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और इसके बाद लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिप स्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल संप में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल संप जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे। डिप स्टिक खोलकर और डिप स्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल क्या नाम जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है इंजन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा। अगर जो है ट्रैक्टर का इंजन नीला अथवा सफ़ेद धुआं देता है, नीला धुआं दे रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि कंबशन चैम्बर में डीजल जा रहा है। अगर सफ़ेद धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसमें से वाटर की मात्रा है, उसको सही रूप से चेक करें। पिस्टन की सफाई कराएं और पिस्टन पिन, ऑयल पिन इनको बदलें। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर या इससे जुड़े सभी यंत्रों की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और पहियों के नट बोल्टों को आप अच्छी तरह से कस लें तथा कैंक केश में तेल के तल की जांच कर लें। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन रेडिएटर में पानी के तल की भी जांच करें और प्रतिदिन कार्य के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर दें। इसी प्रकार से हमें ट्रैक्टर द्वारा 60 से 70 घंटे काम लेने के बाद ट्रैक्टर की मरम्मत करनी चाहिए, जिसमें आप लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें तथा पंखे की बेल्ट अगर ढीली हो तो उसे कस लें। साथ ही साथ ठंडा होने वाले इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीस लगा दें। ये बहुत ही आवश्यक है। और जब भी आपके ट्रैक्टर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे आप मैकेनिक से ही दिखाएं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच के क्रम में हमेशा बैटरी को समतल रखें और गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। विद्युतीय प्रणाली की देखभाल समय समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी का जो सिस्टम जो रहता है, बैटरी में केमिकल के रूप में नमक वाला तेजाब भरा जाता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.28 होना चाहिए, जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर ये देख रेख हमारा किसान भाई उचित रूप से जो करता है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टर की आयु बढ़ जाती है और उसे खेती में ये बहुत लाभ पहुँचाता है।
प्रदेश के अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन वह बकरियों के मेमनों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि तो प्रभावित होती है और कुछ मेमनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए मेमनों की देखरेख कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ अनिल कुमार गौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों के मेमनों की देखभाल और देखभाल के साथ साथ उनमें होने वाले रोग और उनके रोगों की रोकथाम कैसे करें, इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकलने को होता है तो धीरे धीरे हमें निगरानी रखते हुए बच्चे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लेने के पश्चात हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे के जितने भी खुले द्वार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें नसका द्वार, उसमें से श्लेष्मा झिल्ली को अलग करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वह श्वसन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ कर सके, तभी उसको जीवन प्राप्त होता है। फिर वह करने के पश्चात आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, उसके जो गुदा द्वार है, उन सभी जगह से उसको हमको पहुंच लेना चाहिए अच्छे से। और बकरी स्वयं भी जो होती है अपने बच्चे को पास में जब रहती है तो चाटती है। चाटने से क्या होगा कि बच्चे का जो शरीर है वह पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, किसी तरह की नमी नहीं रहेगी। उसके पश्चात हमें उनके जो खुर होते हैं उन खुरों को हल्के हाथ से तोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से खड़े होने का प्रयास कर सके और वो खड़ा हो सके। पहला हमें जो उसकी नाभिनाल होती है, ये इसको जो है हमें 4 घंटे के अंदर स्टेरिलाइज जो कैंची होती है उसके माध्यम से उसको 2 सेंटीमीटर के करीब जो है काट दें। साथ में उसको धागे से जो वो कि टिंचर आयोडीन में डिप किया हुआ हो उससे उसको बांध दें नाभिनाल को, और एक सीसी में थोड़ा टिंचर आयोडीन या भर के रख लें और दिन में 3 बार उस नाभिनाल में उसको डुबाना जरूरी है, डुबकी देना जरूरी है। इस तरह से हम करेंगे तो नाभिनाल से जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां बच्चों में होती हैं वो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगी। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम सावधानी रखेंगे, तापमान, शरीर के तापमान के अनुसार दूध या खीस को पिलाएंगे तो दस्त रोग पर नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, मान लीजिए किसी बकरी के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है, तो हमको उसको क्या है कि एक 10वां हिस्सा जो है 4 बार में बच्चे को पिलाना होगा। यानी आप सुबह जैसे पिलाएंगे 6-7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद पिलाना है आपको, 11-12 बजे के आसपास पिला दीजिए, फिर 4-5 बजे पिला दीजिए, फिर रात्रिकालीन समय में पिला दीजिए। इस तरह से हम विभिन्न भागों में खीस को, या खीस जो होती प्रथम 5 दिवस तक पिलाना जरूरी होता है। प्रथम 5 दिवस के पश्चात जो है खीस के पश्चात दूध अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। प्रथम माह में जो है हमें दूध 24 घंटे में 4 बार पिलाना है। शरीर बाहर का एक 10वां हिस्सा, उसको 4 हिस्से में बांट दें। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है, और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का, वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो है उनको डगाले लटका देते हैं, तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की
क्षमता विकसित हो जाती है और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर दे। इस तरह से अगर हम संतुलित आहार देंगे तो हमारे जो नवजात बकरी के बच्चे हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनोपरिधि की आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बीकानेर, राजस्थान से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर सरसों की समय से बुआई के लिए सरसों की उन्नत किस्म RGN 13, RGN 73, लक्ष्मी, पूसा गोल्ड व बरानी क्षेत्रों के लिए RGN 298, RGN 229, RGN 48 और देरी से बुआई के लिए RGN 145 व RGN 236 हैं। आप इनका चुनाव करें। सरसों के बीज की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा रखें। सरसों की फसल को सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD की 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार अवश्य करें। देसी कपास में यदि खिल गए हों तो मौसम साफ होने पर चुगाई कर लेवें और चुगाई करते समय सफाई का ध्यान रखें जिससे रुई की गुणवत्ता बनी रहे। गन्ने की फसल में इस समय कहीं कहीं तना छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 10G की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से दें। गन्ने की फसल में इस समय सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 SP 200 ग्राम या इथियान 50 EC 250 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव मनोरा, जिला सिरोही से विवेक कुमार ने। आप गाजर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विवेक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गाजर का जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इसे संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसका उपयोग सलाद, अचार, हलवा आदि बनाने में किया जाता है। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूमि का चयन और तैयारी। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम pH 6.5 या इसके आसपास माना गया है। गाजर के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर ले, जिससे फसल का उचित विकास हो। किसान भाइयों, गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं नेंटिस, पूसा मेघाली, पूसा रुधिर, पूसा आंसिता, पूसा केसर, पूसा यमदग्नि, चैटिनी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भाइयों, गाजर की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेती की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, गाजर के बीज की मात्रा उसकी जाति और बुआई की विधि पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर गाजर की बुआई के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले गाजर के बीजों को कार्बेडाजियम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। गाजर की बुआई का समय उसकी जातियों के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा उत्पादन के लिए मध्य अगस्त से नवंबर तक का समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त रहता है।
गाजर की बुआई दो तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती है। इन मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई की ये विधि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर गाजर की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है। छिटकवा विधि से गाजर की बुआई के लिए अच्छी तरह से बनी हुई क्यारियों में गाजर के बीजों को छींटकर भी बोया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।